हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और हम जो है केवीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये जो है छठवां वीडियो है और ऐसे ही 3-4 और वीडियोस कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले लेकर आए। तो आज हम इस क्वेश्चन में या फिर इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, या फिर हम कह सकते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एंड जो टूर्नामेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। सिर्फ इतनी चीजें अपने आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द चीफ एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं, जो स्टाफिंग है, मटेरियल है, डायरेक्शन है, ये सब चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। तो रिक्रिएशन जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी एलिमेंट नहीं है। स्टाफिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, डायरेक्शन होता है। उसके बाद ये एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम जितने भी डेफिनेशन कोर्स बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से रेयर हैं, कम पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशंस फिर आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें ह्यूमैनिटी आता है, कॉपरेशन ऑफ गार्डियंस आता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स आता है। इसलिए जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजर। एक ऑर्गेनाइजर की इनमें से कौन सी क्वालिटीज नहीं है। क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप ये होती है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ये भी होता है, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस ये भी होगा, डिक्टेटर क्वालिटी, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, ये जो है किसी ऑर्गेनाइजर की क्वालिटी नहीं होती है। फिर है ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे लीडरशिप को भी। एक होती है आपकी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जिसमें जितने भी लीडर होते हैं और लीडर और जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं दोनों को ही किसी भी डिसीजन में इन्वॉल्व किया जाता है और उन दोनों की सहमति से ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेटिक में। ऑटोक्रेटिक जो है वो होता है वन मैन्स एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पर जो उसका लीडर है वही डिसाइड करता है और उसी का फाइनल कॉल होता है। एंड एक होता है लेजी फेयर। उसमें क्या होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं और जो लीडर सब अपनी मर्जी से चीजें करते हैं, सबको अपने अपने अधिकार से या फिर अपने अपने हिसाब से चीजें करने की आजादी होती है। तो यहाँ पर है ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। वन मैन्स एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑटोक्रेटिक क्या होता है ये हमने समझ लिया है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मोनोपोली होती है, टेक ऑल डिसीजंस होता है, लेकिन जस्ट एंड यूजफुल ये तो कुछ होता ही नहीं है। सो दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो अगला क्वेश्चन है वहां पे लिखा है लेजी फेयर। अभी हमने इसके बारे में बात की थी कि लेजी फेयर है क्या। ये जो 3 चीजें हैं ये आपकी लीडरशिप स्टाइल में भी आते हैं, ये आपके टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी आते हैं। तो ये जो चीजें ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेजी फेयर मींस, तो लेजी फेयर का मतलब क्या होता है अभी हमने पढ़ा, एवरी वर्कर इज फ्री टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर एंड नो इंटरफेयर इज डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। लेजी फेयर में कोई भी इंटरफेरेंस जो है एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा नहीं किया जाता है, जितने भी उसके मेंबर है, वर्कर है, वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो अब डेमोक्रेटिक के बारे में भी हमने पढ़ा था, इसमें इक्वालिटी होती है, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और फ्रीडम भी होता है। इसलिए जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोसेस प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग होती है, बजटिंग होती है, स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन का मतलब होता है इंकरेजमेंट, लेकिन ऑटोक्रेसी जो है वो उसका प्रोसीजर में नहीं होता है। इसलिए जो आंसर है वो ऑटोक्रेसी हो जाएगा। While planning a physical education program, फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर यूजफुल। तो जब भी कोई फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या है, बजटिंग क्या है, या फिर बजट बनाते समय किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है, टाइम टेबल क्या है, टीचिंग मेथड क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है
While planning a physical education program, following principles are useful: democratic manner, financial condition, facilities available. So the answer will be all of the above. Which one of the following should be kept in mind while preparing timetable of physical education? जब भी physical education का timetable बनाया जाता है तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? पहला, कितना स्टाफ अवेलेबल है उस हिसाब से ही टाइम टेबल बनाया जाएगा। जितने आपके पास स्टाफ है वही उस टाइम टेबल में हम उनको उस तरह से इक्विप करने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है उस हिसाब से आप बनाते हैं, क्योंकि जितने इक्विपमेंट्स हैं और जितने आप एक बार में जो बच्चे यूज कर सकते हैं उतना ही आप टाइम टेबल में उनको जगह देते हैं और उस तरह से टाइम टेबल बनाया जाता है ताकि उतने इक्विपमेंट्स जो है वो ज्यादा लोग यूज कर पाए। अवेलेबल ऑफ प्ले फील्ड, जितनी आपके यहाँ प्ले फील्ड, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके यहाँ ग्राउंड छोटा है तो एक साथ पूरे स्कूल का जो है अगर आपने फिजिकल एजुकेशन का पीरियड लगा दिया तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन बातों का ख्याल रखा जाता है, तो आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर है सीजन इज वन ऑफ द फैक्टर्स, सीजन की बात हो रही है, विच कैन अफेक्ट द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के लिए जो भी मोस्टली एक्टिविटीज जो है वो आउटडोर होती है, तो सीजन का भी ख्याल रखा जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड में जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड की जाती हैं। इन द विंटर्स द मोस्ट सुटेबल आइटम टाइम जो है वो हो जाएगा नून। फिर है इट इज द टाइम टेबल दैट सप्लाइज द फ्रेमवर्क विद इन विच द वर्क ऑफ स्कूल प्रोसीड्स। क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसको यहाँ पर स्किप कर देते हैं। ये भी एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी स्किप कर देते हैं। फिर अगला है द फिजिकल एजुकेशन टीचर नीड्स अ टाइम टेबल बिकॉज। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर किसी भी टीचर को टाइम टेबल की नीड क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, एलोकेशन ऑफ टाइम, फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ द स्टूडेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। Which of the following principles are kept in mind while constructing a timetable? यहाँ पे टाइम टेबल के कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखा जाता है? इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि जो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको यूजुअली पहले रखा जाता है। क्लाइमेट का ध्यान रखा जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम का ध्यान रखा जाता है, इसलिए जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। फिर है वेराइटी रिमूव्स द फटीग एंड बोर्डम, देयरफॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम टेबल शुड बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो जो भी टाइम टेबल बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि जो बच्चे हैं वो थके ना, बोर ना हो जाए। तो उनको वेराइटी प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाता है? चेंज ऑफ टीचर, चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ प्लेस। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका भी आंसर। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम टेबल फ्रॉम द फिजिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी। तो फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टाइम टेबल है वो कैसा होना चाहिए, पहले जब हम पढ़ते हैं इसमें लिखा है टाइम टेबल शुड बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट एवरी क्लास शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू हैव बेनिफिट्स ऑफ दैट इक्विपमेंट। ये सबसे, ये भी सही है। फिर है फिजिकल एजुकेशन शुड बी अलॉटेड वन पीरियड, हर दिन एक होना चाहिए। वन डे इन अ वीक शुड बी प्रोवाइडेड इन द टाइम टेबल फॉर मास एक्टिविटी, ये भी होना चाहिए, इसलिए जो है ऑल ऑफ द अबव इसमें भी हो जाएगा। फिर है सक्सेस ऑफ अ बजट डिपेंड्स अपॉन। तो किसी भी बजट की जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है? कितना अमाउंट अलॉट हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन सी है इसके बारे में पता करना, लास्ट बजट के एनालिसिस, ये सारी चीजों के बारे में जानकर ही हम एक सक्सेसफुल बजट क्रिएट कर सकते हैं। कट योर कोटिंग अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, मतलब जितनी चद्दर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ये किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है प्लानिंग और बजटिंग के बारे में। द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड बजट इज, तो एक अच्छे बजट की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? बजट शुड कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द इनकम होना चाहिए। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड, ये भी होना चाहिए। बजट मस्ट बी इन इलास्टिक वन, जो बजट है वो इलास्टिक होना चाहिए, बहुत रिजिड बजट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज जो एक अच्छे बजट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। फिर है वाइल स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑफ फिजिकल टीचर मस्ट कीप इन अ व्यू, तो यहाँ पर भी बजट का ही क्वेश्चन है। टेंडर मस्ट बी इनवाइटेड, ये भी ठीक है। सैंक्शन ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये भी ठीक है। रिसीप्ट होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव कंसिडरेशन केप्ट इन माइंड, तो यहाँ पे सारे जो आंसर हैं वो आपके सही हैं। फिर है while spending budget which one of the following is not related, तो इनमें से कौन सी चीज है जिसका बजट से कोई भी लेना देना नहीं है? एडवांस पेमेंट करना चाहिए, एडवांस पेमेंट नहीं करना चाहिए। फिजिकल टीचर को इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। कैश बुक मेंटेन करना चाहिए। मनी जो है वो बैंक में रखना चाहिए। जो पहला आंसर है वो सही हो जाएगा क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चीफ टीचिंग मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन का जो सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड है वो आपने आंख बंद करके हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही लगाना है।
क्योंकि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को सिखाने के लिए आप डिस्कस करके या फिर ओरली बताकर उसको नहीं सिखा सकते जब तक आप उसे वो चीज कर कर नहीं दिखाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रेन? तो बच्चों की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो इमिटेट करने की, यानी जो आपको देखते हैं जिस तरह से उसे कॉपी करने की जो उनकी टेंडेंसी है वो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेसन प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो फिजिकल एजुकेशन में लेसन प्लान एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेसन प्लान में क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज, लेसन प्लान होते कितने तरह के हैं? दो तरह के होते हैं, एक जनरल लेसन प्लान होता है, एक स्पेसिफिक होता है। और अगर हम इसको और तरीके से समझे तो आपके क्लासरूम के जो टीचिंग लेसन प्लान है वो अलग होते हैं और जो ग्राउंड एक्टिविटीज के लेसन प्लान है वो अलग होते हैं। यहाँ पर जो बात की गई है वो आपके ग्राउंड एक्टिविटी की बात की गई है। तो एक लेसन प्लान में सबसे पहले जो सेक्शन है उसमें आप असेंबली रखते हैं, फिर वार्म अप होता है, उसके बाद आपकी मेन एक्टिविटी होती है जो भी चीज आप उन्हें सिखाने वाले हैं, फिर उसके बाद कोई लीड अप एक्टिविटी होगी या फिर इसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। लास्ट में होता है डिसमिसल। तो अगर कभी ये भी आए कि इसमें कौन सी चीज पहले होती है कौन सी चीज बाद में, तो आप उसको इस ऑर्डर में रख सकते हैं। तो इसमें कौन सी चीज नहीं होती है, जो सेट ड्रिल है ये लेसन प्लान का हिस्सा नहीं होता है। लेसन प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। अब लेसन प्लान जो है वो जरूरी क्यों है? इट हेल्प्स इन क्लियरिंग डेफिनेशन, डिफाइनिंग द एम ऑफ लेसन, ठीक है। ऑर्डरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेसन, ठीक है। हेल्प द टीचर इन इवेलुएटिंग हिज ओन परफॉर्मेंस, ये भी ठीक है। इसलिए आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स आर, कॉम्पिटिशन्स दो तरह के होते हैं आपने, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल का मतलब वो कॉम्पिटिशन जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच होते हैं। जैसे स्कूल में जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है जिसमें जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उनको हम इंट्राम्यूरल कहते हैं। और जो भी टीम बाहर खेलने जाती है, इंटर स्कूल होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, नेशनल होता है, वो सब एक्स्ट्राम्यूरल में आते हैं। तो क्वेश्चन है इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स जो है वो कौन से होते हैं? कंपटीशन कंडक्टेड विद इन प्लेयर ऑफ सेम इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके इंट्राम्यूरल में आएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स्ट्राम्यूरल। तो एक्स्ट्राम्यूरल का मतलब है जो दो या दो से ज्यादा इंस्टीट्यूशन के बीच में होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्राम्यूरल। फिर है व्हाट आर द चीफ एडवांटेज ऑफ इंट्राम्यूरल? तो इंट्राम्यूरल्स कराने के हमारा जो मेन मुद्दा है या फिर क्यों कराए जाते हैं, इसका जो आंसर दैट इज इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पर्टिकुलर इन फिजिकल एक्टिविटीज। इसमें जो जितनी भी चीजें लिखी है वो ऑलमोस्ट सही है, लेकिन आपने वो चीज बतानी है जो सबसे ज्यादा सही है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू लर्न द स्किल, ये भी सही है। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, ये भी सही है। इंटरेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी है चीफ एडवांटेज। तो चीफ एडवांटेज की वजह से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पर्टिकुलर इन फिजिकल एक्टिविटीज। फिर है विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट और टीम वंस डिफीट गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन? तो आपके टूर्नामेंट से क्वेश्चन है, टूर्नामेंट होता क्या है? टूर्नामेंट जो है उसका मतलब है ग्रुप ऑफ कंपटीशन, मतलब जब कई सारे, या फिर टूर्नामेंट को कॉम्पिटिशन्स भी कह सकते हैं, जब कई सारे मैचेस इसलिए होते हैं ताकि हम उनमें से विनर डिसाइड कर सकें उस पूरे लेआउट को या फिर उस पूरे कंपटीशन को, उस पूरे एक तरह के उस चीज को हम टूर्नामेंट कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि किस तरह के टूर्नामेंट में जब कोई टीम हार जाती है तो कंपटीशन से बाहर हो जाती है, वो होगा आपका नॉकआउट। और नॉकआउट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विकेस्ट वे ऑफ डिटरमाइनिंग द विनर? तो सबसे जल्दी जिसमें आपको विनर मिलता है वो है नॉकआउट, क्योंकि सबसे कम मैचेस होते हैं नॉकआउट में। नॉकआउट में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का जो फॉर्मूला है ये भी एग्जाम में आता है। नंबर ऑफ टीम में -1 कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने मैचेस होंगे। फिर है विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज कंडक्टेड इन लेस एक्सपेंडिचर एंड लेस टाइम? तो जहां भी नंबर ऑफ मैचेस कम है वहां पे टाइम और खर्चा दोनों कम होगा, इसलिए जो आंसर है वो इसका हो जाएगा नॉकआउट। फिर है डिसएडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। जितने फायदे हैं उतना नुकसान भी है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कई बार अच्छी टीम जो है वो इनिशियल राउंड्स में उस पूरे के पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। सो वंस गुड टीम में क्लैश इन फर्स्ट राउंड डज नॉट रीच द फाइनल। तो ये नॉकआउट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वहां पर जो टीम्स हैं उनको सिर्फ एक बार मौका मिलता है, अगर वो हार गई तो वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं। तो चांसेस है कि कई बार दो अच्छी टीमें इनिशियल राउंड में एक दूसरे से भिड़े और उनमें से एक बाहर हो जाए।
फिर है इन सिंगल लीग टूर्नामेंट इफ 8 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लीग में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, और नॉकआउट में इसका जो फॉर्मूला है वो होता है सिर्फ n माइनस वन। ये सिंगल लीग की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डबल लीग होगा तो इसका फॉर्मूला जो है n इंटू एन माइनस वन होगा, जो नीचे का 2 है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल लीग की बात की गई है और टीम जो है वो 8, तो 8 इंटू सेवन अपॉन टू करेंगे तो आंसर हो जाएगा 28। फिर डबल टीम की बात की गई है तो 8 इंटू सेवन करेंगे तो आंसर हो जाएगा 56। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो जितने भी लीग मैचेस होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट गिव्स बेटर एंड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू एवरी टीम टू डिस्प्ले देयर स्किल एंड टैलेंट। लेकिन लीग में वहां नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा होते हैं, बट ये हर एक टीम या हर एक प्लेयर को उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देता है अपनी स्किल और जो भी उनकी टैलेंट है उसको शोकेस करने का, उसको दिखाने का। तो आंसर जो है वो लीग है, और लीग को राउंड रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है, नॉकआउट को एलिमिनेशन राउंड के नाम से जाना जाता है। विच टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर इंडिविजुअल गेम्स। तो जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं उनमें चैलेंज टूर्नामेंट होता है, जैसा कि आपने सुल्तान मूवी में देखा होगा। चैलेंज टूर्नामेंट जो है वो टीम गेम्स में नहीं होता है, जो इंडिविजुअल गेम्स है मोस्टली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जो चैलेंज टूर्नामेंट है वो देखा जाता है। सो अभी के लिए इतना ही, और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियोस में। टिल दैट कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।